नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाते चलें और साथ में इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं वो शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ हैं आशुतोष जो सत्यहिंदी.com के फाउंडर एडिटर हैं और पुराने पत्रकार हैं, टेलीविजन में अखबारों में रहे हैं और बीच में राजनीति में भी एक पारी खेल कर आए हैं। विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं टेलीविजन के और भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीकी से इन्होंने कवर किया है लंबे समय तक। और मनीष खेमका हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पुराने पत्रकार हैं, ये भी मेरे मित्र पुराने पत्रकार हैं और अब पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उत्तर प्रदेश चैप्टर के को चेयरमैन हैं। बात जो आज हम लोग करेंगे वो ये है कि आज प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। उस चर्चा के बाद जो बात सामने निकल के आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि लॉकडाउन जारी रखना है जहां बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जहां जहां रेड जोन नहीं है या जहां खतरा बहुत ज्यादा नहीं है वहां शुरू की जानी चाहिए। लेकिन दोनों तरफ कुछ ना कुछ खतरे हैं, इन पर सवाल हैं। क्या सवाल हैं? अगर लॉकडाउन खत्म होता है, ढील दी जाती है तो क्या संकट है, और अगर लॉकडाउन खत्म नहीं होता है तो क्या तकलीफ हो सकती है? इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मनीष जी आपसे शुरू करना चाहता हूं आज, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एक बड़ा संगठन है आपका पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स। हालांकि वो सिर्फ अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पहले उसका नाम ओरिजिनली पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली चेंबर ऑफ कॉमर्स होता था। अब उसको बदल के प्रोग्रेस हार्मनी एंड डेवलपमेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ आप केवल इस चेंबर के सदस्य हो या को चेयर होने के नाते नहीं, उत्तर प्रदेश के व्यापार उद्योग को आप अपने पारिवारिक कारणों से भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लोगों से संबंध है आपके। क्या लग रहा है, क्या इस लॉकडाउन के चलते रहने से अभी 1 महीना और बढ़ाया जाएगा तो कुछ स्थिति में फर्क पड़ेगा? क्या व्यापारियों को मुश्किल बढ़ेगी? क्या व्यापारियों के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? या इस वक्त जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जहान के चक्कर में न पड़े? आलोक जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो जान ही है। और लॉकडाउन हमारी मजबूरी है। ये कोई भी पूरे मन से नहीं कर रहा है, कोई खुशी खुशी लॉकडाउन नहीं कर रहा है। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लॉकडाउन कर रहे हैं तो उनकी भी मजबूरी है। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन, देखिए, इस समय लॉकडाउन की तिथि को तय करना किसी के भी हाथ में नहीं है। वो कोरोना जो है वो पहले ही तय कर चुका है। और हम लोग अभी भारत में बैठ करके बाहर के देशों की स्थितियां देख रहे हैं, वो कितनी भयावह हैं। और जबकि हमारे यहाँ इतनी अधिक जनसंख्या है, उसके बावजूद यदि इसको इस हद तक कंट्रोल में रखा गया है। अभी मतलब हम लोगों ने बहुत ही छोटे आंकड़े पर हम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, लॉकडाउन रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम लोग आंकड़ों को देखें तो बहुत सारी जगहें जो है कोरोना से मुक्त हैं, या जहां पे बहुत कम है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा है, उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं है। और ये काफी उनका आशावादी रवैया मुझे दिखा कि उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रति चिंता की बात नहीं है। जहां पे ज्यादा संक्रमण है वहां पे लॉकडाउन रहेगा। और मुझे लगता है ठीक है। और एक चीज अभी और थी, हम लोग परसों जो है प्रदेश सरकार के साथ में बात कर रहे थे, तो उसमें भी ये बात निकल करके आई कि सबसे पहले बाजार खुलने जरूरी है। जो लॉकडाउन खुले तो जैसे फैक्ट्रीज को जो इजाजत दी जा रही है कि साहब आप अपना प्रोडक्शन चालू कर लीजिए, तो हमारे यहाँ जैसे कजारिया सिरामिक्स हैं। अब उन्होंने कहा कि साहब अगर प्रोडक्शन अगर की अनुमति हमें मिल भी जाती है तो हम फैक्ट्री चला करके करेंगे क्या, जब तक कि हमारे डीलर के यहाँ से माल नहीं बिकेगा और वो लोग दोबारा ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके यहाँ माल स्टॉकअप है। और जब तक कि जैसे एक तो कैश क्रंच भी हो गया है, तो कंपनीज और उधार भी नहीं दे सकती हैं। तो वो पूरा पूरा जो एक साइकिल होता है कैश का, वो चलना जरूरी है। तो सबसे पहले तो बाजार खुलें और बाजार के बाद में जो है जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो खुलें। तो अर्थव्यवस्था का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कोरोना के साथ साथ। जी, तो आपका कहना है कि अर्थव्यवस्था का ख्याल रखना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं इस प्रश्न को लेकर पहले आशुतोष के पास। आशुतोष, ये सवाल कई दिनों से अब बाजार में है और बहुत लोग बहुत वेहमेंटली, बहुत जोर लगा के कह रहे हैं, खास तौर पे अर्थशास्त्री हैं, व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए लोग हैं, कि अगर आपने इस वक्त लॉकडाउन नहीं खोला, आप जान के चक्कर में, मूल बात ये है कि जान बचाने के चक्कर में पड़े रहे, तो बहुत मुश्किल होने जा रही है। अर्थव्यवस्था को जो झटका लगेगा
लोगों की रोजी रोटी जिस तरह से नुकसान उसको होगा, तो जीविका के सामने जीवन का सवाल है। और ये लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का सवाल इसे न बनाया जाए। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं देखी जा सकती हैं। ऐसे में क्या, जिस तरह से कहा जा रहा है लॉकडाउन बड़ी जगह बहुत बड़े पैमाने पर खोल दिया जाए, कुछ जगह रेड जोन है वहां रोका जाए, ये बात अभी आपको तर्कसंगत लग रही है? नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल ये बात तर्कसंगत नहीं लग रही, और मैं पहले दिन से इस बात का विरोध कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही पूरी समस्या को गहराई में बैठकर ना देखने की वजह से सारी बातें हो रही है। दो उदाहरण मैं आपको दूंगा, दो अध्ययन ये है कि जो भारत के बारे में कहा जा रहा है कि मई के मध्य में और या मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक करने वाला है कोरोना वायरस। तो अगर अभी 800 है तो कुछ लोगों को ये भी कहना है कि 30,000 तक भी डेथ जा सकती है, यानी मृत्यु की संख्या उस तक जा सकती है। तो अभी हमने जो भारत ने देखा है वो बहुत कम स्तर का कोरोना का संक्रमण देखा है। अभी आने वाला कोरोना का संक्रमण अभी बाकी है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और उनके जो सबसे बड़े एक्सपर्ट है उनका ये कहना है, और साफ तौर पे ये कहना है कि जो कोरोना का जो सेकेंड वेव होगा, जो सेकेंड वेव ऑफ अटैक होगा कोरोना का, वो पहले वेव से ज्यादा खतरनाक होगा। अब सवाल इस बात को लेके कि अगर जीवन है तो जीविका है, और अगर जीवन नहीं है तो जीविका का क्या मतलब है। मेरा ये मानना ये है कि जो जल्दबाजी के फैसले इस वक्त किए जा रहे हैं कि आप बाजार खोल दीजिए, उसके पीछे दो बड़े महत्वपूर्ण कारण है। एक तो महत्वपूर्ण कारण ये कि मध्यवर्गीय सोच है इस सरकार के अंदर। दूसरी बात यह कि यह सरकार व्यापारियों और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के दबाव में काम कर रही है। मध्यवर्गीय सोच इसलिए है क्योंकि आज का भी जो फैसला वो उसमें यह कहा गया है कि आप कार जो जा रही हैं उन कारों को आप अलाउ करिए। मेरा सवाल यह है कि जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं वो क्या करेंगे? आप क्यों नहीं करते कि जो सार्वजनिक, अगर आपको खोलना ही है तो आप बस खोलिए। बस में जहां 70 लोग बैठते हैं वो कहिए कि आप 25 से ज्यादा लेकर नहीं जा सकते। ट्रेनों को खोलिए, जो उनसे कहिए कि अगर एक 70 का कोच है तो 125 से ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन उसकी जगह जो मध्यवर्ग को खुश करने की कोशिश है ताकि देश के अंदर एक माहौल बने, पढ़ा लिखा आदमी होता है और 10 जगह जाके बातें कर, देखो प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा काम करे। मुझे लगता है कि इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री का सुझाव बहुत अच्छा है, जिन्होंने कहा कि 1 महीने तक अभी आप रिस्ट्रिक्शन में ढील मत दीजिए और चलने दीजिए। जो लोग आज रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की बात कर रहे हैं वो ये भूल गए कि कुछ समय पहले तक आगरा को जो है वो कहा गया था मॉडल है, और आज आगरा की हालत ये कि वहां के मेयर साहब मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं कि अगर अब आपने दखल नहीं दिया, बचाने की कोशिश नहीं की, तो आगरा जो है वुहान हो जाएगा। इसकी गारंटी कल कौन लेगा कि अगर जिनको आज हम ग्रीन जोन मान रहे हैं, जहां पे आपने सब कुछ खोल दिया, अगर वो रेड जोन में तब्दील हो गया तो और वहां अगर मृत्यु होती है तो क्या देश के प्रधानमंत्री उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उस राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे, या उस प्रदेश के शहरों के डीएम और एसपी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? पहले इस सवाल का जवाब होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1 महीना और कड़ाई के साथ बिना कोई ढील दिए हुए ये लॉकडाउन लगे रहना चाहिए। जी। अच्छा विजय जी, अब मैं आपके पास आऊं। ये बहुत, मेरा ख्याल है दोनों तरफ से बात आ रही है। हालांकि मुझे लगता है मनीष इसका जवाब देंगे। मुझे उम्मीद ये थी कि मनीष इस बात का जवाब देंगे कि लॉकडाउन खुलना भी क्यों जरूरी है। और मुझे भी एक बात लग रही है, अभी हमने वो दिन नहीं देखा। अभी क्या है, पहला महीना था, लोगों को लगा कि ठीक है साहब, अभी मुसीबत आई है, इसमें सबका साथ देना चाहिए। तो लोगों ने कहा भाई हम आपको तनख्वाह भी देंगे। हम लोगों ने भी, सबने कहा अपने अपने घर में काम करने वालों को सैलरी देंगे। वो भले ही काम पे नहीं आएंगे लेकिन हम उन्हें वेतन देते रहेंगे। कुछ सहृदय दुकानदारों ने भी ऐसा कहा होगा, कुछ बड़ी कंपनियों ने कहा। लेकिन अब आप खबरें सुन रहे हैं चारों ओर, मीडिया में, बाकी तो दुनिया की बात बाद में करें, मीडिया सेक्टर में अनेक कंपनियों से खबरें आ रही हैं कि कहीं 30% सैलरी कट हो गई है, कहीं 10% कट हो गई है, कहीं आधे लोगों को कह दिया गया है भाई छुट्टी चले जाओ। छुट्टी चले जाओ का अर्थ है, विनम्रता से कहा गया है, लेकिन छुट्टी कर दी गई है। और अब ये महीना जब खत्म होगा, ने अप्रैल का महीना, मई की शुरुआत में जो तनख्वाह मिलती है या अप्रैल के अंत में, न जाने कितने लोग वो वेतन देने की हालत में नहीं होंगे इस देश में। तब कैसे कोई किसी दूसरे की मदद कर रहा होगा? ये इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जीवन और जीविका के बीच हम विवाद कैसे खड़ा करें। अब जो आप आशुतोष कह रहे हैं कि ये मध्यवर्गीय सोच है, ये सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियों के दबाव में काम कर रही है, क्या ये बात सही है? खास तौर पे आपने तो नरेंद्र मोदी को बहुत लंबे समय फॉलो किया है, क्या वो किसी दबाव में काम करते देख रहे हैं? नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खास बात यही कही जा सकती है कि दबाव में काम नहीं करते। क्या फैसले करते हैं आप उस पर उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उसे सहमति या असहमति रख सकते हैं। चिंता जो आपको बात कर रहे हैं वो ज्यादा वाजिब बात है। आशुतोष कह रहे हैं वो ठीक है कि जीवन है तो जीविका होगी कि नहीं होगी, लेकिन
हमारा धैर्य, आज अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने एक बात कही कि धैर्य रखिए, तो धैर्य यही है, क्योंकि जो हमारा गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उसका धैर्य अब खत्म हो रहा है। लॉकडाउन को शेर की सवारी जैसा हुआ कि चढ़ तो गए हैं और उतरना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, और ये पहला मौका होगा हिंदुस्तान में। ये भी अच्छी बात है कि फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पे हमारी सारी राज्य सरकारों ने केंद्र के साथ मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री ने अब अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ किया और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें इस पर फैसला करें। अब राज्य सरकारें खुद डर रही हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप अपना अपना एग्जिट प्लान बनाएं। जैसे मनीष जी कह रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर था, उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान, तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक लघु उद्योग है, इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब वो सब कुछ बंद पड़ी है, उससे उसके मालिक, उसके व्यापारी, उसका मजदूर, उसका कारीगर, सब कुछ जो लोग है ना, वो बेकार हो रहे हैं। और ये ठीक है आपकी चिंता कि अब हर महीने आप मुफ्त में तनख्वाह देने वाले नहीं। हमारे में से बहुत सारे लोगों का पेशेंस जो है वो धैर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए जीविका के साथ जब आपके पास कुछ पैसा आएगा तभी आप अपने मजदूरों को, रोजगार के लिए कारीगरों को पैसा दे पाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने जो एग्जिट प्लान की बात की है वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से राज्यों पर डाल दिया है कि भाई रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में जो जो करना चाहें वो करें। आज 9 राज्यों में से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन की और कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं और वो इस डर से घबराए हुए हैं कि यदि उन्होंने खोल दिया किसी दबाव में, और फिर जो जैसे आशुतोष जिसका जिक्र कर रहे हैं कि आगरा में वहां ना हो जाए, मैं देख रहा था कि मेयर साहब बड़े परेशान थे, तो इन सब चीजों के बीच में से क्या रास्ता निकल सकता है ये देखना ही पड़ेगा। लेकिन 3 के बाद आप यदि 1 महीने के लिए और लॉकडाउन को पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जिनके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपने एक तरह से उस दुविधा को रेखांकित किया जिस दुविधा में सरकार काम कर रही है, जिस दुविधा में अगर मैं सरकार में मोदी जी की जगह पर अमित शाह की जगह बैठा होता तो मैं भी इसी दुविधा में होता। मनीष, आप तो, क्योंकि देखिए आप खुद भी व्यापार चलाते हैं, आप व्यापारी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वक्त आपके हाथ में हो तो आप क्या करेंगे? आप उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खुलवा देंगे और वो जोखिम मोल लेंगे जो आशुतोष बता रहे हैं? आगरा, अगर कल को जिस तरह आगरा का हाल है ऐसा दूसरी जगहों पे हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आलोक जी, देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले इस बात को तय कर लें कि इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान में कौन सा वर्ग है, एक जो निम्न वर्ग हो गया, एक मध्यम वर्ग हो गया और एक उच्च वर्ग हो गया। अगर ये हम लोग अपने दिमाग में क्लियर बैठा लें तो मुझे लगता है हम लोग सोल्यूशन के काफी हद तक नजदीक पहुंच जाएंगे। तो जो, जैसा कि मुझको लगता है कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा यदि किसी का नुकसान होगा आलोक जी, तो वो निम्न वर्ग का होने वाला है, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास भी कुछ समय तक बैठ करके खाने के लिए पैसे हैं, वो अपनी जीविका चला लेगा। जो उच्च वर्ग है वो भी अपनी जीविका चला लेगा, जहां तक कि जान की और जोखिम की माफ कीजिएगा मनीष, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दें तो ये निम्न वर्ग तो आप सही कह रहे हैं कि नुकसान में है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए बड़ा संकट है। लेकिन अब मध्य वर्ग के लोगों का कहना है कि सरकार उनके लिए कुछ तो व्यवस्था कर रही है, कुछ पहुंच रहा है, कुछ नहीं पहुंच रहा है। एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन एक अलग समस्या है, लेकिन उन पर लोगों की नजर है, सबकी नजर है। मध्य वर्ग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह आती है, आश्वस्त भाव में है, वो कुछ लोगों की मदद भी कर सकते हैं और खुद भी अपना खर्चा चला सकते हैं। लेकिन मध्य वर्ग और अपर मिडिल क्लास और यहाँ तक के समृद्ध लोग भी जो कारोबार चलाते हैं, जिनको किसी को 10 आदमी को, किसी को 100 आदमी को, किसी को 1000 आदमी को तनख्वाह देनी है हर महीने, उनका कैश फ्लो अगर बंद हो गया है, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो वो कहां से और कब तक देंगे? और इसमें सबसे ज्यादा, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहता हूं, फिर भी और कोई शब्द है नहीं, सबसे ज्यादा चिमड़पन करते हुए सबसे बड़े उद्योगपति दिख रहे हैं, जो अपने यहाँ लोगों की तनख्वाह काट रहे हैं, उनको चुपचाप नौकरी से निकालने का इंतजाम कर रहे हैं, भले परफॉर्मेंस के नाम पर पीएलआई रोक रहे हैं, कुछ करके जिनके पास ये व्यवस्था है कि वो अगले 6 महीने तनख्वाह दे सकते हैं, लेकिन वो आज से अपनी तो कमर की पेटी कस रहे हैं। बाकी सबको सलाह दी जा रही है कि भाई बड़ी उदारता दिखाओ, लोगों की मदद करो। किराए, मकान मालिक से कहा जा रहा है किराया माफ कर दो, व्यापारी से कहा जा रहा है लोगों की तनख्वाह देते रहो, बैंक से कहा जा रहा है ईएमआई मत मांगो। आलोक जी, देखिए, आपके सवाल में मैं आप ही से एक सवाल और करता हूँ। आप एक बार को मान लीजिए कि कोई व्यापारी जो है, कोई कारोबारी दिवालिया हो गया, मतलब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए और उसके पास 500 लोगों की जो है कर्मचारी हैं।
आप मुझे बताइए कि उन कर्मचारी में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कितने ऐसे लोग हैं जो बिना तनख्वाह के उस कारोबारी के साथ में काम करना चाहेंगे? पहली बात है ना, मतलब मुझे लगता है कि उस समय कोई भी व्यक्ति संकट के समय में उस कारोबारी के साथ में नहीं बचेगा। तो मतलब क्या अभी जो मुझको लगता है कि अगर हम उसको मजबूरी मान लें और हम कारोबारियों को जैसे एक अलग नजरिए से देखते हैं कि साहब अमीर हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, अब सबकी स्थितियां अलग अलग हैं, और कारोबारी को अगर हम आर्थिक नेता के नजरिए से देखें तो इस समय मुझे लगता है आलोक जी, हमें उन आर्थिक नेताओं को जिंदा रखना जरूरी है। यदि वो कंपनी मर गई, यदि वो कारोबारी मर गया, तो वो जो हजारों लोग हैं वो इकट्ठा एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। तो सारी चीजें, और एक नेचुरल लॉ होता है, तमाम सारे कानून इस देश में पहले से हैं, मतलब अगर हम श्रम से रिलेटेड जो है लेबर लॉज की अगर हम बात कर लें तो वो सारी इन प्लेस हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति कोई गैरकानूनी काम नहीं कर सकता है। जहां तक निकालने की बात है तो निकालने का एक प्रोसेस है, यदि अगर अभी भी तय हुआ निकालने का तो जो नोटिस एक पीरियड होता है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं निकाला जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो है अपना जमा बिजनेस किसी भी वजह से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। तो जहां तक जो छटनी की बात है, ये जो सारी बातें हो रही है, मुझे लगता है इसमें एक बार कुदरत के जो कानून को कुछ अपना समय दिया जाना चाहिए, नेचुरल लॉस को, और सरकार को इसमें बिना वजह की, जैसे एक इसमें मैं और ऐड कर देता हूं, जैसे एक आपको स्कूल का उदाहरण देता हूं। हमारे साथ तमाम सारे जो बड़े कॉलेजेस चलाने वाले हैं, उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब एक तरफ तो हमारे पास में ये आ रहा है मैसेज प्रशासन का कि साहब आप फीस मत लीजिए, और दूसरी तरफ से ये आ रहा है कि साहब आप जो अपने जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी दीजिए और उनकी छटनी भी मत कीजिए। अब आप मुझे बताइए कि आपने मतलब क्या है, सारी चीजें एक साथ संभव है? तो हमें कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और सबकी मजबूरी समझनी पड़ेगी। इसमें कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, तो आपसी सामंजस्य से काम चलेगा। और यदि सरकार ने इसमें जबरदस्ती जैसे दखल करने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं वो समस्या में सारे लोग आ जाएंगे। मैं आपको बड़ा छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। जिस समय महामंदी चालू हुई थी तो उस समय अमेरिका से ही चालू हुई थी। 1929 में प्रेसिडेंट हुवर थे और उन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद में सारी कंपनियों को बुलाया और उन्होंने उनसे ये कहा कि साहब आप जो है कर्मचारियों को मत निकालिए और तनख्वाह भी कम मत करिए। मैंने ये सारी चीजें कही और बाद में जो है तमाम सारी जगहों पे शोध करके रिसर्च के बाद में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने ही बताया कि हुवर अगर यदि ये जिद न पालते तो जो मंदी 2 साल के भीतर खत्म हो सकती थी, उस मंदी को खत्म होने में 10 साल लग गए और अमेरिका की चौथाई से ज्यादा आबादी बेरोजगार रही। तो नहीं, तो इससे सबक क्या मिलता है? क्या कह रहे हैं कि हुवर ने जैसे किया वैसे भारत सरकार को नहीं करना चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए कि आप लोगों की तनख्वाह कम मत करिए? आपको कहना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो तनख्वाह कम कर दीजिए? नेता के नाते मोदी जी ने भी यही कहा है। जैसे जो उनका जो आखिरी संबोधन था देश के नाम पे, इसमें भी उन्होंने कहा कि सबसे अनुरोध किया, कोई उनका बाध्यकारी आदेश नहीं था कि आपको नहीं निकालना, ये संभव भी नहीं। जैसे अगर सपोज कीजिए किसी भी कारोबारी के पास में पैसा नहीं है, अगर उसके पास में 500 व्यक्ति है तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि, और अच्छा आपने मान लीजिए कारोबारी से एक बार अपेक्षा भी कर दी, तो क्या आप सरकार से, कर्मचारियों से, जैसा कि मैंने कहा, क्या वो लोग भी अपनी अपेक्षाओं पे खरे उतर सकते हैं? क्या सरकार अपना टैक्सेस छोड़ेगी? सरकार अपने तमाम प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं क्या वो छोड़ देगी? या जो कर्मचारी हैं यदि उनसे कहा जाए कि साहब आप सालों से कंपनी में काम कर रहे हो, यदि संकट का वक्त है तो क्या आप 4 महीने बिना तनख्वाह के काम कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर्मचारी इसके लिए राजी होगा कि साहब एक भी महीना हमको तनख्वाह ना मिले तो मैं काम करने के लिए राजी हूं। तो हमें दोनों का पक्ष देखना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों का पक्ष देखना चाहिए, और ये दोनों का पक्ष देखना चाहिए तो देखिए सबकी राय है, लेकिन ऐसे में करना क्या चाहिए आशुतोष? अब आप इस संकट का, आप क्योंकि लॉकडाउन के प्रबल समर्थक हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस लॉकडाउन के साथ ये जो समस्याएं अभी अंडरलाइन हुई, इनका इलाज कैसे होगा, या इन सब के बारे में सोचना बंद करना चाहिए? देखिए, मनीष जी ने जो बातें कही उसको मुझे उसमें बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आता है। 3-4 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमको जो पड़ोस का इकोसिस्टम उसको समझना पड़ेगा। पिछले हफ्ते जो संक्रमण की जो संख्या रफ्तार थी वो हमारे ख्याल से बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। हम पिछले 1 हफ्ते के अंदर अचानक हमारी संख्या दुगनी हो गई है और आज हम 30,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। और ये पिछले 1 हफ्ते के आंकड़े के आधार पर मैं आपसे, इसका मतलब ये कि भारत के अंदर संक्रमण की गति रफ्तार पकड़ चुकी है। जब रफ्तार पकड़ रही तो हम कह रहे हैं अब छूट दे दो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर ना तो केंद्र सरकार की भूमिका की बात हो पा रही है और ना ही राज्य सरकार की भूमिका की बात हो रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने बहुत टॉम टॉम करते हुए
1,70,000 करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई महीने के हम 10 किलो दाल देंगे, 50 किलो चावल देंगे, 75 किलो ये देंगे। सारी बातें आपने आचा-पाचा कर ली। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पैकेज के बाद जो पैकेज दिया गया वो आपकी जीडीपी का कितना 0.9% है। अब आप इसकी तुलना अमेरिका से करिए। अमेरिका की जीडीपी $20 ट्रिलियन की है। उन्होंने $2 ट्रिलियन, ध्यान रखिएगा, $2 ट्रिलियन। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी 2.5 से थोड़ी सी ज्यादा है। $2 ट्रिलियन यानी अपनी अर्थव्यवस्था के जीडीपी का 10%। स्पेन, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी इन सबों ने 14 से 16% अपनी जीडीपी का वहां के लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगाया है। हम लगा रहे 0.9%, वो लगा रहे 10% या 15%, और उसके बाद हम वाहवाही लूट रहे हैं और हम ये कह रहे हैं जी हमने देखो कितना बढ़िया, कितना शानदार काम किया है। तो जो मनीष जी को जो चिंता है वो मैं समझता हूं, लेकिन मनीष जी की चिंता को मैं इस नजरिए से खारिज करता हूं कि कोरोना जैसा संकट शताब्दियों में कभी कभी आता है, और अगर इस शताब्दी के मौके पर भी अगर हिंदुस्तान का पूंजीपति, उद्योगपति वो एक दिहाड़ी मजदूर की तरीके से अगर 1 महीने 2 महीने का तनख्वाह देगा तो भूखों नहीं मरेगा, लेकिन दिहाड़ी मजदूर निश्चित तौर पर भूखों मर जाएगा, उसका पूरा परिवार आत्महत्या करेगा। अगर हिंदुस्तान का उद्योगपति, अगर हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति जो बिलियनर्स की लिस्ट में आते हैं, अंबानी साहब 1,500 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं, टाटा 1,500 करोड़ की बात है। मैं कहता हूं कि अगर ये अपनी जीडीपी का अगर 10% जितना इकोनॉमिक वॉल्यूम है, अगर 10% अगर ये भारत को लगा देंगे तो क्या ये गरीब हो जाएंगे? बिल्कुल गरीब नहीं होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पर, और बड़ी गंभीरता के साथ इसको कहता हूं कि अगर इस देश का उद्योगपति अपने कारखानों में काम करने वाले लोगों को बिना किसी काम के अगर 2 महीने का खाना नहीं खिला सकता है, तो फिर ऐसे उद्योगपतियों के प्रति मेरे मन में उतना सम्मान नहीं हुआ जितना सम्मान पहले था। शताब्दियों का संकट है, उसी तरीके से दिल और हिम्मत बढ़ा करके मजदूरों के साथ, दिहाड़ी मजदूरों के साथ, लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़ा हो सकते हैं तो ये समाज की दिक्कत, और ये हमारे भारतीय समाज की दिक्कत है। मेरे पास आप क्योंकि समय खत्म हो रहा है तो इसलिए मैं और एक बार मनीष से मैं टिप्पणी लेना चाहता हूँ क्लोजिंग, और उसके उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, क्योंकि समय की वजह से, वरना मैं लंबा चलाता, मेरी इच्छा तो है ऐसी बात करते रहूं, लेकिन वक्त यहाँ उद्योगपति, लेकिन थोड़ी चिंता कम कीजिए, हमारी गरीब मजदूर वक्त खत्म हो रहा है। और ये आप अक्सर मुझे उद्योगपतियों की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं बातचीत में ये अच्छा नहीं है। मैं मध्यवर्गीय गरीब पत्रकार ही हूँ और मनीष आप जैसे गरीब पत्रकार सब हो। सही है। आप अपने चुनावी हलफनामे को याद करिए आशुतोष, पता चल जाएगा कौन कितना गरीब है। वो 6 साल पुरानी बात है। तो 6 साल में तो बड़ा ही होगा ना भाई, कम थोड़े हुआ है इतना। 6 साल में हमारी बेरोजगारी बढ़ गई भाई साहब। समृद्धि चल रही है, आपकी भी समृद्धि बढ़ी होगी। मनीष, आपसे मैं वापस आ रहा हूँ और बहुत संक्षिप्त जवाब चाहिए होगा, क्योंकि वरना ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। विजय जी ने सही कहा, जो नहीं दे रहे हैं उन पर सवाल उठना चाहिए, जो दे रहे हैं उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन एक समाज के तौर पर हमारे यहाँ प्रवृत्ति, कुछ ऐसे उद्योगपति हैं, अजीम प्रेम जी हैं, वाईके हमीद हैं, ऐसे उद्योगपति हैं जो बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का आधा करीब दान कर दिया है, उससे ज्यादा करने की इच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर ये इच्छा दिखती नहीं है, सद्भावना नहीं दिखती है। दिखता यह है कि कोई संकट आया है, इसका किसी तरह फायदा उठा लो, कॉर्नर कटिंग जिसे कहते हैं। ये बता दो स्टाफ को कि बड़ा भारी संकट आ गया भाई, इस बार तनख्वाह इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, हो सकता है सैलरी भी काटनी पड़ जाए। आलोक जी, मुझे लग रहा है इस समय अगर देश की सबसे अधिक कोई सहायता कर रहा है तो यही वर्ग कर रहा है, जितने भी कारोबारी। और मुझे तो आश्चर्य है, आप ये बताइए, मैंने तो अभी तक कोई भी खबर नहीं पढ़ी कि कहीं पर भी कोई छटनी की कोई खबर आई हो, या किसी भी ग्रुप में। यदि आप जानते हो तो मुझे बता दीजिए। और इस बात की मुझे लगता है कि प्रशंसा करनी चाहिए कि जो है हर जगह दान से लेकर के। और मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम कुछ बड़े लोगों तक अगर जो है अपनी बहस को सीमित कर देंगे तो शायद भटक जाएंगे, क्योंकि जो बहुत बड़े जो उद्योगपति हैं वो तो बड़ी गिनती के हैं, आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। मैं उन छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे आपके घर के अगल बगल में छोटे कारोबार कर रहे हैं, छोटे व्यापार कर रहे हैं, जो 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को रोजगार देते हैं। और उसमें एक छोटा सा उदाहरण बता करके अपनी बात को मैं पूरी करता हूँ। मैं एक ज्वेलर है, मेरी उनसे बात हो रही थी, छोटे ज्वेलर हैं, उनके 4-6 आदमी। मैंने कहा भैया आप क्या करोगे? अब तो बोले भैया अभी काम भी नहीं चल रहा है। उसने कहा मनीष भाई, हम अपने आदमी को निकाल नहीं सकते, हमारे पुराने हैं, सारे भरोसे के लोग हैं, तो हम उनको बैठा करके तनख्वाह दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए, कोई भी व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति समझदार है, तो कोई भी व्यक्ति निकालना नहीं चाहता। ये मुझे लगता है कुछ पूर्वाग्रह है,
जिनसे हम नहीं लोग को नहीं, ये निकलना सही पड़ेगा। कह रहे हैं आप, बहुत अच्छे, कुछ भले लोग हैं, लेकिन एक उदाहरण एक दे दे रहा हूँ। पूरे भारत से जी खबरें आ रही हैं, अनेक लोग मुझे संदेश भेजते हैं कि हम रेस्टोरेंट में काम करते थे, मालिक ने आखिरी दिन तक काम करवाया है, और जिस दिन से लॉकडाउन हो गया है उसके बाद से न पैसे दे रहा है और न बता रहा है क्या करें। तो अब न रहने का ठिकाना, न खाने का, और इसमें घर भी जा नहीं सकते हैं। आलोक जी, इसमें इसमें मैं आपको एक बड़ा सटीक उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। कनॉट प्लेस जैसी जगह है, कनॉट प्लेस जैसी जगह पे अगर आप रेस्टोरेंट्स को देखिएगा, ज्यादातर सारे जो है रेंट पर हैं और उनको लाखों महीने का रेंट है। और अक्सर स्थिति ऐसी रहती है लोगों की जो वहां पे जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं कि उनके पास 1 महीने का देने के लिए रेंट नहीं रहता है। आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उनकी मजबूरी है भाई, नहीं वो नहीं, या तो ये मैं, बैंकरप्ट हो जाए और या फिर मुझे इसमें माने मुझे ये कोई कुछ शक जगहों नहीं पे है। उनकी जो मजबूरी है। आलोक जी, जी, दिल्ली और हाँ, तो देश कुछ जगहों पे हम लोग को उनकी भी मजबूरी का ध्यान रखना पड़ेगा। खत्म होने की वजह से या मालिकों के कहने से अपने घरों के लिए रास्ते पे जा रहे हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनको मालिकों ने हाँ। कह दिया भैया जाना चाहिए। हजारों हजार ये लोग हैं इसमें। अब ये हजारों नहीं आदमी देखिए, अब ऐसा देखिए कुछ फंसा कुछ हुआ हलकों है, में हर जगह बहुत लोग ऐसे फंसे हुए हैं जो, जिनका काम खत्म हो गया है, अब नौकरी नहीं है, जी जी उनके मालिक की भी मजबूरी है, और वो भी समझते हैं कि मेरा जो मालिक है वो मजबूर है, वो नहीं दे सकता है, लेकिन और आलोक जी, खुद भी मजबूर है, वो मैं जाए ऐसे भी कहाँ। लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे हम्म, भी लोगों को जानता हूं, नोएडा में बड़े बिल्डर्स हैं, उनके यहाँ सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, और वो बैठा करके उनको कम से कम उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जो है ये जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये वापस अपने घरों पे चले जाएंगे। मेरी बात हुई है बाकायदा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे वहां पे गॉडसन से लेकर के तमाम सारे बड़े बिल्डर्स हैं, तो और जी। वो बैठा करके खिला रहे हैं। लखनऊ में तमाम सारे बड़े बिल्डर्स हैं, रिश्ता जी। बिल्डर जैसे, तो वो अपने जो लेबर्स हैं उनको बैठा करके उनकी व्यवस्था नहीं कर तो रहे हैं। तो हर ठीक है, ये प्रकार की बात वो अब मेरे पास क्योंकि समय नहीं रह गया मनीष जी, इसलिए मुझे अब रोकना ही पड़ेगा आपको, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंत में चलते चलते कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चर्चा का वीडियो, इसका लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। कोई सवाल आपके मन में नए उठ रहे हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिख कर भेजिए, फिर हम अगली चर्चा में उनको शामिल करेंगे। और इस वक्त इजाजत दीजिए। जैसी चर्चा हमने समाज के बारे में की, ऐसा एक बार अपने अंदर झांक के देखिए। अगर किसी की मदद करने का कोई मौका आपके सामने है तो उसे छोड़िए मत। इस वक्त बहुत से लोगों को सहारे की जरूरत है, और वो सहारा अगर आप दे सकते हैं तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।